अच्छा एक चीज़ और, ये पूरे पेज में एक बार इरेज कैसे होंगे पूरे पेज? इरेज नहीं करना है। नहीं नहीं, जैसे मैंने, अच्छा यस इसी हाँ, से इससे आगे कर लो या ये यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे कहाँ हो रहा है? अच्छा दिस ये वन। पतली सी लाइन दिख रही है। ठीक है ठीक। ठीक है, ये हो गया। चलो क्लास में थोड़ा ना हम लोग अननेसेसरी डिस्कशन अवॉइड करेंगे। एक दो बच्चे के डिस्कशन से ना बाकी, इस फैन को, एसी चल रहा है ना, इस फैन को ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा शोर कर रहा है। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर ऑन कर लेंगे। देखो कुछ ना हम लोग, यस, कुछ हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, बेसिक टर्म्स। आपसे भी कुछ पूछेंगे, मुझे पता है कि आप आंसर दे देंगे। पहले हम आपकी बातों को सुन लें, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। चलो कैपिटल के बारे में आप क्या जानते हो? आपकी बातों को नोट करेंगे, फिर हम अपनी बात बताएंगे। कैपिटल के बारे में आप क्या जानते हो? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया यही कैपिटल होगा ना, कैश में भी होगा, अदर देन कैश। इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ और स्टेटमेंट देना हो तो बताओ। इस स्टेटमेंट के अलावा किसी को कुछ और स्टेटमेंट देना हो तो बताओ। तो आपके स्टेटमेंट को लिख देना आपने। यस, और कुछ? चलो आपके स्टेटमेंट को मैं पहले लिख दूं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस is called capital. Capital may be in cash or in kind. Capital may be in cash or in kinds. ठीक है, लेकिन जानते हो कैपिटल कहलाने के लिए ना हमें दो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना कंपलसरी होता है। जैसे मैं बोलूं कैपिटल के बारे में कि सुनो, सिर्फ आप अमाउंट इन्वेस्टेड करोगे तो कैपिटल नहीं होगा। मैं दो तरीके से बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं। मैंने कहा कि चलो ए तरीका है हमारा, इन अमाउंट इन्वेस्टेड किया, और मैंने बिजनेस से कहा कि सुनो मुझे राइट्स इन प्रॉफिट दो, राइट्स इन प्रॉफिट दो, और मुझे राइट्स इन ऑनरशिप दो, राइट्स इन ऑनरशिप दो। अगर हमें दोनों राइट्स मिलेंगे तब इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल नाम देंगे। यानी कि सिंपली हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते उसको कैपिटल नाम नहीं देते। हमें कैपिटल के लिए दो राइट्स का मिलना जरूरी है। एक तो है राइट्स इन प्रॉफिट और राइट्स इन ऑनरशिप। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों राइट्स में से अगर एक कोई सिंगल राइट भी नहीं मिलता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बिल्कुल कैपिटल नाम नहीं देंगे, बिल्कुल कैपिटल नाम नहीं देंगे। तो मैं कह सकता हूं देन अबव इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैपिटल। देन above investment is known as capital. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि अगर मुझे कोई एक सिंगल राइट भी नहीं मिले ना तो उसे हम कैपिटल नाम नहीं देंगे। यानी कि सपोज हमने बिजनेस में कहा कि सुनो मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे राइट्स इन प्रॉफिट दो, राइट्स इन ओनरशिप दो, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल नाम देंगे। लेकिन अगर हम बी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बी टाइप का, मैंने बी टाइप का इन्वेस्टमेंट किया, पैसा इन्वेस्ट मतलब बिजनेस में पैसा लगाना, अमाउंट इन्वेस्टेड, मैंने इन्वेस्ट किया, बोला कि नहीं नहीं मुझे प्रॉफिट में कोई राइट्स नहीं चाहिए, मुझे ऑनरशिप में भी कुछ राइट्स नहीं चाहिए। तो बिजनेस बोलेगा फिर आपको चाहिए क्या? तो मैं बोलूँगा इन्वेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड ओनली फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट।
अमाउंट इन्वेस्टेड ओनली फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट। मेरा दो क्वेश्चन होगा आपसे, क्या इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल नाम देंगे? नहीं, पहला क्वेश्चन यही था। तो मैं इस बात को लिख दूं, देन above investment is not called capital। पहला मेरा यही क्वेश्चन था आपसे, क्या इस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल नाम देंगे? आपने बोला नहीं सर। मेरा दूसरा और आखिरी क्वेश्चन, सोच के बोलना, कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, क्या नाम होगा इस इन्वेस्टमेंट का? यस, लोन गिवन टू बिजनेस, इट इज कॉल्ड लोन गिवन टू बिजनेस, इट इज कॉल्ड लोन गिवन टू बिजनेस। तो सारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल नहीं होते, उसके लिए दो राइट्स का मिलना जरूरी है। चलूं आगे, ये सब बेसिक बातें हैं, थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक पे टाइम देंगे आज, और उसके बाद थोड़ा टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े ना। तो बेसिक टर्म्स में ऊपर हमने जानबूझ के एक वर्ड यूज किया था, बेसिक टर्म्स। हमने पहला टर्म सीखा कैपिटल क्या होता है, सेकेंड वन इज ड्राइंग्स। पहले मैं आपके स्टेटमेंट को सुन लूं, फिर मैं अपनी बात कुछ रखूंगा। क्या जानते हो ड्राइंग्स के बारे में? ठीक है, आपने कहा कि सर बिजनेस से जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं या काइंड निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स। इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ और स्टेटमेंट? तो आपकी बात को लिख लेना। तो आपने जो बोला मैं उसको नोट कर लूं कि अमाउंट विथड्रॉन, बेटा आप नोट नहीं कर रहे हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरी ना यहाँ बैठा हूँ, मेरी सब बच्चों पे नज़र होती है, तो थोड़ा आई साइड में प्रॉब्लम है, देखता इधर हूँ दिखता इधर है, देखूंगा इधर दिखेगा इधर। इन शॉर्ट की मेरी सब बच्चों पे नज़र रहती है, आपको बता दूं। मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कौन बच्चा क्या कर रहा है। सर कैसे? इसके लिए मैं हिमालय गया था, वहाँ एक जादू टोना सीख के आया। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ बैठ के सब पे नज़र रखता हूँ। तो आपके स्टेटमेंट को लिख दूँ, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, पर्सनल का और भी नाम हो सकता है, डोमेस्टिक नाम हो सकता है, हाउस होल्ड नाम हो सकता है। पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अच्छा, एक कैश में भी होगा, और अदर देन कैश को हम काइंड बोलते हैं। इट मे बी इन कैश और इन काइंड्स। चलो, आपके स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया। मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिप्लाई देना। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्रॉस करके कुछ लिखता हूँ, आप नोट नहीं करना। बेसिकली मुझे नेक्स्ट पेज पे जाके इस चीज़ को लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसे हटा दूंगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखना नहीं, रफ मैंने एक वर्ड यूज किया। मैंने कहा कि सुनो, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, तो आपने कहा कि सर अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करो ना, कैपिटल। दो बेसिक कंडीशन वो मान के चलते हैं कि मुझे मिल चुके, दो राइट्स मिल चुके हैं। अच्छा, बिजनेस में पैसा लगाए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। सपोज डियर मेरा प्रॉफिट है 10,000 का, तो मेरे टोटल बिजनेस में कितने पैसे पड़े हैं? 60,000। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि सुनो, मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 40,000 निकाला, पर्सनल यूज बिजनेस से 40,000 निकाला। मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन होगा, क्या इसे हम ड्राइंग्स नाम देंगे? पर्सनल यूज, एग्री हो ना? कोई डिसएग्री भी है? सब गलत दे रहे हैं आंसर। देखो, इसका हम दो पार्ट, इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम आपको बताएंगे कि सुनो, इस 40,000 का दो पार्ट करो। एक आप बताओ कि सर प्रॉफिट से 10,000 निकाला, और कैपिटल से, प्रॉफिट से 10,000 निकाला तो कैपिटल से कितना होगा? 30,000। तो ओनली 30,000 इज नॉट कॉल्ड ड्राइंग्स, इट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और जहां पे विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा, बिजनेस तो बंद होना ही होना होगा।
तो एवरी ड्रॉइंग्स, एवरी विड्रॉन इज नॉट कॉल्ड ड्रॉइंग्स, इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होगी? ये प्रॉफिट का पार्ट होगा, कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, भले पर्सनल यूज के लिए हो तो क्या हो। तो इट इज 10,000 इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, बट 30,000 इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल। दोनों में फर्क समझ में आ रहा ना? इसकी एक लिमिट होती है। अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि नहीं सर, इसमें ना एक लिमिट होता है। सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट होगा, कैपिटल का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। कैन बी ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, कैन नॉट बी फ्रॉम कैपिटल। तो हम लोगों ने दो अभी तक बेसिक वर्ड सीखे, उसको टर्म्स बोलते हैं, बेसिक टर्म्स सीखा। एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, सेकंड जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जिसमें 6 यूनिट है, क्लास में इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे, लेकिन इसके आगे बाद के नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी मैट आप पढ़ते हो, मैं क्लास में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। मैं आपको पास्ट ईयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अलग से पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप अगर चाहो तो प्रैक्टिस करना, उसमें कोई डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ लेना, क्योंकि 2-2.5 महीने टाइम है, उसमें मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी नहीं करा पाऊंगा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा रहा, मैं जैसे आप बुक फॉलो करते हो, उस बुक को तो हम 100% फॉलो करेंगे। इसके अलावा हम मेरे पास कुछ पीडीएफ है पास्ट ईयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसको मैं अलग से दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, कोई डाउट होगा तो पर्सनल लेवल पे आप पूछेंगे, ठीक है ना? और मेरा मानना है ना, उसको करना चाहिए आपको। अगर कुछ बड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखेगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलूँ आगे? अच्छा, थर्ड वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? यस, इट इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर, यही होता है ना? इस बात को लिख लें, एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन that a business has to pay। इसमें कुछ वर्ड्स हैं ऐसे ही ओरली हम लोग डिस्कस कर ले, लिखने की जरूरत अगर पड़ेगी तो एक आध वर्ड लिख लेंगे। जैसे क्रेडिटर्स, हम सब जानते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने, क्या नाम है आपका? हाँ, नितिन, जतिन, हमने जतिन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, तो जतिन इज कॉल्ड क्रेडिटर्स फॉर मी। अब इनको फ्यूचर में हमें पैसे देने होंगे, दैट वाई इट इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी, इट इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। अगर हम बैंक लोन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम बैंक लोन की बात करते हैं। हम सबको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। जैसे हाउसिंग लोन इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म है, वी हैव टू पे इन फ्यूचर, दैट वाई इट इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। अच्छा, आपने शायद पढ़ा भी एक चैप्टर, जैसे सर बता रहे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना? तो उसमें आपने पढ़ा होगा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब एक पेपर के अगेंस्ट में फ्यूचर में हमें पैसे रिटर्न देने होते हैं, दैट वाई बिल्स पेएबल इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। आगे बढ़े सर। एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक वर्ड लिखने से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को ओएस नाम देते हैं, मतलब हम इस लेवल पे हैं कि आउटस्टैंडिंग को ओएस नाम दे सकते हैं। ओ स्टैंड फॉर आउट, एस स्टैंड फॉर स्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ कि हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया नहीं। अब एक्सपेंस में कोई सा भी नाम ले लो, रेंट की बात करो तो मैं नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी की बात कर लो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई सा भी एक्सपेंस का पेमेंट अगर हमने किया नहीं तो फ्यूचर में करना पड़ेगा, दैट वाई इट इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी।
आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगा। चलूं आगे। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। सर ये सब वर्ड हमें सिखा क्यों रहे हो? देखो मैं कोई भी काम करता हूँ ना, इसका आगे इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसलिए मैं इस वर्ड को थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि सारे वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। अच्छा, एसेट्स का मतलब आप क्या जानते हो? सिंपल वर्ड में बताना है। ठीक है, और कुछ बताओ, सिंपल वे में बताओ, एसेट्स के बारे में क्या जानते हो? अरे जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इट इज कॉल्ड, मैं तो यही जानता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, बट इनका वर्ड मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लगा। बिल्कुल सही बोला। तो सिंपल वर्ड में मैंने कहा कि जो मेरी मतलब बिजनेस की जो मेरी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड और एसेट। सर इसका डेफिनेशन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं, बस इस वर्ड को हमें समझना है। तो इस वर्ड इसको मैं ऐसे बोलूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जैसे हम एग्जाम्पल नोट नहीं करते हैं, जैसे मुझे क्या दिख रहा है, मशीन एसेट्स, लैंड एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, इसको फर्नीचर बोलते हैं, फर्नीचर एसेट्स, एयर कंडीशन एसेट्स। ठीक है, जेब में पैसे हैं, अरे देखो मत यार, कुछ तो याद होगा ना। अरे यूपीआई छोड़ो, बैंक की बात बाद में। जेब में पैसे नहीं है, बिन पैसे का आ जाते हो। अच्छा मान लो इनके जेब में 100 रुपये हैं, इनकी एसेट्स है ना, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड, हम सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि सर यूपीआई में है, मतलब पैसे बैंक में है, दैट इज कॉल्ड कैश एट बैंक, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल आपने पढ़ा होगा, एक पेपर के अगेंस्ट में फ्यूचर में पैसे आने होते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। डेटर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। अच्छा, आप जो मोबाइल यूज करते हो ना, प्रीपेड मोबाइल यूज करते हो, उसका नाम पहले होता था, अभी भी होता है, पोस्ट पेड मोबाइल। पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं। मतलब उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करो, बाद में पेमेंट करना होता है, बिल आता था। अभी भी लोग रखते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, अब बड़े लोग रखते हैं। पहले तो पोस्ट पेड सब कोई रखता था। अब 200 में 24 घंटा बात करो, मतलब घंटे भी कम पड़ जाते हैं ना। तो प्रीपेड, आप रिचार्ज का पैसा पहले देते हो, दैट वाई इट बिकम्स और प्रीपेड एक्सपेंस। तो खर्चे का पेमेंट अगर आप पहले करते हो ना, इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ आवर एसेट। तो एक एग्जाम्पल लिख लें हम, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो आगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो एसेट्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आप पढ़ के आओ तो सारी क्लासिफिकेशन का एक डायग्राम बना दे। तो जितने भी एसेट्स के क्लासिफिकेशन एक डायग्राम बना देना। ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर हो, तो अगर आपकी स्टार्टिंग से क्लास होती ना, मतलब बेसिक से क्लास होती, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ नहीं बताता, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानते हो, तो सारे एसेट्स का क्लासिफिकेशन करके डायग्राम के टर्म में हम नोट कर देते हैं। तो जरा नोट करना, पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। एक को हम नाम देते हैं, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ नोटिंग कर रहा हूँ, नॉन करेंट एसेट्स। एक को नाम दे, सी ए मतलब करेंट एसेट्स, हम सबको जानते हैं, सी ए स्टैंड्स फॉर करेंट, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। एंड एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, फिक्स्टिशियस एसेट्स। अच्छा, नॉन करेंट एसेट्स में हम दो डिवीजन करने जा रहे हैं, सॉरी 4 डिवीजन। फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे मैं लिख दूं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं लिख दूं लोन्स एंड एडवांसेज, और यहाँ पे मैं लिख दूं अदर्स। करेंट एसेट्स में हम 3 डिवीजन करने जा रहे हैं।
एक को हम नाम देंगे डेटर्स, एक को नाम देंगे BR, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, और एक को हम नाम देंगे स्टॉक। और फिक्स्ड एसेट्स में हम दो नाम लिखने जा रहे हैं। एक का नाम लिखने जा रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे का हम नाम लिखने जा रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और एक छोटा सा डिवीजन और है, सारे एसेट्स यहाँ पे कवर हो गए। एक को हम नाम देने जा रहे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और एक को नाम देने जा रहे हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। चलो सबके बारे में एक एक वर्ड समझते हैं, नोटिंग नहीं करेंगे। बस एक बार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है करेंट एसेट्स, एक है फिक्स्ड एसेट्स। देखो, करेंट एसेट्स का मतलब होता है सारे एसेट्स हैं। करेंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसको हम विद इन शॉर्ट पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट एसेट इज कॉल्ड करेंट एसेट। जैसे आप बात करो डेटर्स की, आज न कल तो पैसा देगा ही। BR मतलब इस पेपर के अगेंस्ट में 2-3 महीने, नॉर्मली आपने देखा होगा मैक्स टू मैक्स 4 महीने में पैसे आने, 2-4 महीने में पैसे आने होते हैं। और स्टॉक का मतलब जानते हो, जो गुड्स बिका नहीं, हमारा स्टॉक है, आज न कल तो बिक ही जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड। और नॉन करेंट एसेट्स होता है जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड का नहीं है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, लोन्स। सर मैं तो थोड़ा सा परेशान हो गया। लोन्स का मतलब तो हमने बैंक से पैसा लिया, यही हम जानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को लोन दिया हो, उसको एडवांस भी बोलते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसे मैंने इनको लोन्स दिया, तो हमारे एसेट्स के एग्जाम्पल हो गए। जो यहाँ कवर नहीं होगा हम कहाँ दिखाएंगे, अदर्स में। और फिक्स एसेट्स में दो डिवीजन होंगे, एक जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको टेंजेबल फिक्स एसेट्स नाम देते हैं, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको हम इनटेंजेबल एसेट्स नाम देते हैं। नाम सुना है इंटेंजेबल फिक्स एसेट्स का? अगर एग्जांपल की बात करें तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मैं इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, फिक्सेशियस एसेट्स। जो सर बाद में लेंगे, जिसके जो बेनिफिट होगा वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेनिफिट होगा, बेनिफिट, इन्होंने अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज किया, मैं यही वर्ड, आप भी सही हो, मैं यही वर्ड सुनना चाह रहा था। अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो डिक्शनरी मीनिंग जैसे देखना नहीं, इमेजनरी वर्ड आएगा, मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर आप इसका चेक करोगे तो इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक है तो एसेट्स, लेकिन एकदम इमेजनरी है। इमेजनरी करने का मतलब उसका कोई वर्थ नहीं है, वर्थ इज जीरो। सर फिर एसेट्स नाम क्यों दिया आपने? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जैसे आपके घर में मदर या फादर बोलते हैं मेरा सोना बेटा, सोना हो क्या? वर्थ तो नहीं, वर्थ तो है, मतलब सोना जैसा नहीं है। तो उसमें दो डिवीजन होते हैं, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक का नाम होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हम लोग कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डिवेंचर में इस वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, आप +2 लेवल पे पढ़ के आए भी होंगे। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका एडवांटेज हम शॉर्ट टाइम तक लेते हैं, शॉर्ट पीरियड में लेते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिससे क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट, एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें होता क्या है ना, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा डेफर्ड कर दो, डेफर्ड मतलब एक्सटेंड कर दो, इट बिकम्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब 1 साल एडवांटेज नहीं मिलेगा, 2-4 साल एडवांटेज मिलेगा, तो दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे प्यारा एक एग्जांपल मैं दे दूं, क्या? हाँ, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, बट मुझे अपनी बातें समझ में आती, बिल्कुल सही बोला आपने।
जैसे मान लो आप ही की बात को मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, जैसे इस कोचिंग का ऐड हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो जाके वो क्या बोलते हैं, वो पोस्टर चिपका दो, एक दो बार इसमें गायब, विद इन शॉर्ट टर्म हमने उसका एडवांटेज लिया। और एक है कि नहीं, पूरा बोर्ड बनाओ, सर का भी फोटो बनाओ, सर का फोटो बनाओ, एकदम अच्छा अच्छा फोटो बनाओ, तो दो चार साल एडवांटेज लेते हैं ना, तो हमने एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर अप्रोप्रिएट वर्ड की बात करें तो हेवी एडवर्टीजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ, गुड्स। चलो क्या जानते हो गुड्स के बारे में, बताओ क्या जानते हो गुड्स के बारे में? सर जो अच्छा इंसान हो दैट इज कॉल्ड गुड्स। यस, मतलब जिस सिंपल वर्ड में जिस चीज़ का बिजनेस हम करते हैं दैट इज कॉल्ड गुड्स फॉर मी। जैसे मेरा फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर इज एग्जाम्पल फॉर गुड्स फॉर मी। मेरा एयर कंडीशन का दुकान है, गुड्स फॉर मी। मेरा कंप्यूटर का दुकान है, गुड्स फॉर मी। मेरा कार का शोरूम है तो कार इज कॉल्ड गुड्स फॉर मी। तो अगर हम गुड्स को डिफाइन करें तो सिंपल वे में कह लें, थिंग्स अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड गुड्स। थिंग्स available for sale is called goods। अच्छा एक लिख लिए। अच्छा मुझे यस और नो में रिप्लाई दो, इसको फिनिश प्रोडक्ट नाम देंगे कि नहीं? फिनिश प्रोडक्ट जैसे ऑल्सो नोन एज फिनिश गुड्स, यानी कि रेडी टू यूज, इट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। मान लो मेरा इसका दुकान है तो इट इज कॉल्ड गुड्स फॉर मी। यानी कि गुड्स में क्या क्या हो सकता है, इट मे बी सर आपने पहला वर्ड यूज किया फिनिश गुड्स। अच्छा मान लो हमने इसका प्रोडक्शन किया था और ये क्या बोलते हैं अधूरा बना, मतलब हाफ बना है, तो इसको हम वर्क इन प्रोसेस नाम देते हैं। प्रोसेस या प्रोग्रेस बात एक ही है, तो हम कह लें WIP भी एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। WIP भी हमारे लिए गुड्स हो सकता है। अच्छा इसको बनाने में एक वाइट कलर का रॉ मटेरियल यूज हुआ था, एक ब्लैक कलर का रॉ मटेरियल यूज हुआ था, तो रॉ मटेरियल भी गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है। तो तीन तरीके से गुड्स हो सकते हैं, एक तो रॉ मटेरियल के टर्म में होंगे, एक WIP के टर्म में होगा और एक फिनिश गुड्स के टर्म में होगा। ठीक है, दो वर्ड और सीखते हैं। इनकम, नाम सुना ही होगा। इनकम का मतलब क्या होता है? और कुछ? ठीक है बिल्कुल सही है, और कुछ? जैसे मैं आपको इन्होंने वर्ड यूज किया रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मैंने आपको सर्विस दिया बदले में मनी रिसीव किया, इट इज कॉल्ड इनकम फॉर मी। लेकिन जानते हो मैं अगर प्रोडक्ट बेचता हूँ, मान लो मेरा इसका दुकान है, तो इसको मैं आपको दूं बदले में मनी रिसीव करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम फॉर मी। तो चाहे सर्विस देने से पैसे मिले या प्रोडक्ट देने से पैसे मिले, इट इज कॉल्ड इनकम फॉर मी। यानी कि मनी रिसीव्ड in exchange of लेबर। लेबर मतलब हम सर्विस आपको देते हैं तो हम लेबर हुए, लेबर और प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है जो हम पैसा लगाते हैं इनकम जनरेट करने के लिए,
दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। आगे भी पढ़ेंगे एक्सपेंस में क्लासिफिकेशन। तो एक्सपेंस को अगर सिंपल वे में हम समझें तो इट इज कॉस्ट इनकर्ड, इट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर गेटिंग रेवेन्यू। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सीखा उसका इस्तेमाल करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्री का आइडिया दूंगा, बेसिकली मेरा इंटेंशन जीएसटी कराना है। चलूं आगे। अच्छा एक बात बताओ, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन आते हैं, ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इन बुक्स। इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में मान लो दो एग्जांपल ले लें, सेल परचेज। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इन बुक्स इज कॉल्ड जर्नल। फुल नेम इज जर्नल एंट्री, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इन बुक्स इज कॉल्ड जर्नल। यानी कि हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बेटा जी 3-4 बच्चे हम देख रहे हैं कि नोटिंग नहीं कर रहे हैं, एक बार नोट कर लो। एग्जाम के समय ना थोड़ा पेज पलटोगे, चीजें ध्यान आती जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रांजैक्शन को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करो, सर आप नाम दो ना कि जनरल एंट्री की बात कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक तरीके का नाम है मॉडर्न। दोनों अप्रोच पढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। चलूं आगे। अच्छा मैं आपको कहूँ कि सुनो, तुम ना यहाँ से 14 के मार्केट में जाओ, जाने के दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल है एक मॉडर्न है। कॉमन सेंस से बताना तुम किस अप्रोच को फॉलो अप करना चाहोगे। ऑल्सो नोन एज अपडेटेड अप्रोच, अपडेटेड अप्रोच। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जो हम आधे घंटे बात करेंगे ना, मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। सर मॉडर्न अप्रोच में क्या सीखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच से ट्रांजैक्शन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल वे में जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? तो हम आधे घंटे सिर्फ मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम मॉडर्न अप्रोच। बुक में क्वेश्चन भी है इस पे। अच्छा इसको एक और नाम देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछना जरूर। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। चलूं आगे। अच्छा मैं एक यहाँ तक हो गया ना नोटिंग। अच्छा मैं 2-4-5 मिनट 2-3 मिनट आपसे थोड़ा सा बात करके एक दो पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। सुनो, यहाँ तक लिख लिए ना? अच्छा जैसे मैंने बोला, मैं 2-3 मिनट ऐसे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आप सबको पता है कि 400 नंबर के पेपर होते हैं, 200 एग्रीगेट चाहिए होता है, इंडिविजुअली 40% हो आना चाहिए। आप सबको पता होगा कि अकाउंट्स स्कोरिंग पेपर होता है, पता है ना? यानी कि अगर हम थोड़ा ढंग से पढ़ लेना तो बड़े प्यार से 70 प्लस नॉर्मल डाटा आपको दे रहे हैं, 70 प्लस मार्क्स आएंगे। सर मोटिवेट कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। कुछ भी अगर हम बोलेंगे फैक्ट्स पे बात करेंगे, लिखना मत कुछ। हम आपको मतलब मोटिवेट नाम ना लो, या अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। कैसे मैंने बोला कि 70 प्लस मार्क्स आएंगे, इस बात को मैं इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहता हूँ। मुस्कुरा रहे हो सर, मार्केटिंग ऐसा कुछ नहीं है मुझे पता है कि मतलब आप हमें पसंद करेंगे तो मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, इतना मुझे पता है, विश्वास है। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि 70 नंबर प्लस कैसे आएंगे। बेटा जी यहाँ कुछ लिख रहे हैं, आप लिखना मत। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं, जो ट्रू फॉल्स हुआ ना, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शायद ही बन पाएगा। इसका मतलब सर 12 नंबर वहां से आएगा, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन
आपको पूरे सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ना। मान लो 60% हमने पढ़ा, 40% ढंग से नहीं पढ़ा, तो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि यहाँ से हम 12 नंबर अचीव कर लेंगे? ठीक है। 8 नंबर बेटा जी आप देखना मोर और लेस आसान क्वेश्चन होते हैं, तो 20 नंबर के यहाँ अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। मैंने नहीं कहा कि 20 स्कोर हो जाएंगे। सब्जेक्ट टू, मुझे पूरे सिलेबस पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी आप सुनते हो कि बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। सब मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। कैसे? अच्छा, यहां से अगर 20 नंबर हो गया तो बाकी कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे? 100 मार्क्स होंगे ना। आप किसी सीनियर के पास जाना, चाहे सीनियर क्या, सर जो अपने हैं सीए सर, इनके पास जाना, किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देखना और बोलना कि सर मुझे आप इसमें से इजी क्वेश्चन बताओ कितने नंबर के हैं। किसी भी अटेम्प्ट का क्वेश्चन सर को देना। मुझे दोगे तो मैं तो मार्केटिंग के सेंस में बोल दूंगा कि पूरा का पूरा इजी है। आप किसी भी नॉन सर को क्या, किसी भी एक्सपर्ट्स को देना, उसमें बेटा जी 50 से 60 नंबर का इजी क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन होता है इस 100 नंबर में, और बाकी 15 से 20 थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। एकदम फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। तो अपने में एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जज करें कि कौन सा इजी क्वेश्चन है। एबिलिटी होगा तभी ना हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अपने में एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इजी क्वेश्चन को पिक कैसे करें, क्षमता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरे कोर्स की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तभी हम इजी क्वेश्चन उस पर पकड़ बना पाएंगे। और चैप्टर 2 जो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यहाँ से इजी क्वेश्चन ही होता है। रेक्टिफिकेशन का कभी कभी घुमाया था, जैसे 1-2 अटेम्प्ट पहले थोड़ा सा घुमा दिया था, लेकिन ये 50-60 नंबर का इजी क्वेश्चन होता है। इसमें अगर किस्मत भी खराब हो, थोड़े ढंग से पढ़ो, ऐसा आई रिपीट पूरे एरिया का नॉलेज होना चाहिए, तो 50+ यहाँ से नंबर अचीव हो सकता है। और बताओ इसमें से कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे, पढ़ा है तो अचीव कर ही लेंगे। तो आपके 70+ डेफिनेटली आएंगे। सब्जेक्ट टू 2-3 कंडीशन है, 2-3। अब ऐसा रहता तो सब बच्चों को 70+ आता है ना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं। सर करना क्या पड़ेगा एक्स्ट्रा? मैं थोड़ा सा बता दूं, चूंकि पहली क्लास है मुझे लगता है कि बताना चाहिए। मैं क्लास में रेगुलरिटी की बात करूं, 100% कोई रेगुलर नहीं होता क्लास में, मतलब अटेंडेंस 100% होता ही नहीं। मेरा खुद नहीं होता, आपका क्या होगा? लेकिन फैक्ट्स है, मान के चलो जैसे जो आपका स्टेज है, इसमें आप कम से कम 70% क्लास में अपियरेंस जरूर रखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते तो मैं कहता हूँ 60% अपियरेंस रखना। अगर 30% किसी कारण से नहीं आ पाते हो तो बैकअप क्लास आप सबको पता है, यहाँ से देख लेना। 60% अपियरेंस रखना। और जो टेस्ट होगा ना, हम लोग दो दो चैप्टर पे टेस्ट रखेंगे। टेस्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आपको इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। टेस्ट के कारण ना जो अपनी कमी होती है उसको हम पूरा कर लेते हैं, और मतलब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं नहीं कह रहा कि 100% टेस्ट में अपियर होना, कम से कम 50% जरूर टेस्ट में अपियर होना। और क्लास कोशिश करना फेस टू फेस क्लास हो। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं सब बच्चों को का फेस रीड करके बता सकता हूँ कि उसको मेरी बातें कितनी समझ में आ रही है, किसी बच्चों का मैं बता सकता हूँ। तो क्लास कोशिश करना फेस टू फेस आने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं आया तो किसी से लेके समझ लेंगे, नॉट गुड। आप यहाँ बैठेंगे, आपके अटेंशन को कैच करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आओगे तभी ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, अच्छे नंबर आएंगे। मुझे लगा कि पहली क्लास से थोड़ा सा इस चीज़ को आपको बता देना चाहिए। आगे बढ़े, तो हम मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने कहा कि मॉडर्न अप्रोच की बात हो रही है, जिसको एक हम नाम दे रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अच्छा, एक हम डायग्राम बना रहे हैं, पहले आप डायग्राम बना लो। एक छोटा सा हम डायग्राम बना रहे हैं, आप बना लो। कोई सा भी एंट्री फिट हो जाएगा, आप तो एंट्री जानते भी होंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिखा एसेट्स और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंस, एज इट इज लिखना। यहाँ पे लायबिलिटी, कैपिटल और यहाँ पे इनकम।
और नीचे हमने एक वर्ड यूज किया LIC, मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। यहाँ पे ऊपर एरो क्रेडिट और नीचे एरो डेबिट, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे रिवर्स होता है क्रेडिट और डेबिट। अब 2-4 मिनट मेरी बात को सुनना। जैसे मैं किसी बच्चे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जरूर से आंसर आप देंगे। चलो आप बताना, आप हाँ खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? बिल्कुल सही आंसर देंगे। सैलरी पेड इन कैश क्या एंट्री होगी? सैलरी पेड इन कैश क्या एंट्री होगी? डेबिट टू कैश, हम सब जानते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। इन्होंने कहा, मैंने इनसे पूछा कि सर मैडम सैलरी पेड इन कैश का एंट्री बताओ। इन्होंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मुझे नहीं पता है क्या एंट्री होगी, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, उसके बेसिस पे बताऊंगा कि देखो इन्होंने इस तरीके को फॉलो किया और इन्होंने सही एंट्री बताई। देखो यहाँ पे हमने मॉडर्न अप्रोच में क्या देखा, अब लिखना मत, जस्ट देखना। हमने कहा कि सर एसेट्स, एसेट्स का मतलब अभी देखा था, इस वजह से देखा। एक्सपेंस का मतलब अभी देखा था। अगर एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, मुझे याद रखना पड़ेगा, एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। आई रिपीट, मुझे याद रखना पड़ेगा एज पर मॉडर्न अप्रोच। यानी कि मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एसेट्स एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। तो हमें याद रखना है कि एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और इधर मैंने लिखा लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। याद नहीं हो रहा था तो LIC वर्ड नाम दिया समझने के लिए। L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, I स्टैंड्स फॉर इनकम और C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। LIC में रिवर्स होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट, मुझे याद रखना है। जैसे अब एंट्री मत लिखना, मैंने इनसे कहा कि बेटा आप सैलरी पेड की एंट्री बताओ, यही था ना, सैलरी पेड इन कैश, यही वर्ड मेरा यूज था, लिखना मत। मैंने कहा कि आप ना सैलरी पेड इन कैश की एंट्री बताओ 1000। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मुझे ये बात हजम नहीं हुई, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे फेथ करता हूं। तो मैंने आपको बताया कि सुनो, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मैंने आपको बताया बेटा जी मुझे नहीं पता इन्होंने सही आंसर दिया है गलत, बट मैं चेक करने जा रहा हूँ इन्होंने सही दिया है गलत। मैंने कहा कि सर यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। हम सिर्फ 5 वर्ड जानते हैं। 5 वर्ड क्या जानते हैं? एसेट्स एक्सपेंस LIC, मतलब लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। मैंने आपसे पूछा बेटा जी इस 5 वर्ड में बताओ अगर हम सैलरी पे करते हैं तो क्या होता? आपने बोला कि सर एक्सपेंस होगा। मैंने पूछा बेटा जी कैश क्या होता है? आपने बोला कि सर एसेट्स होता है। मैंने पूछा एक बात बताओ, ऊपर जो अमाउंट लिखा है यहाँ लिख दूं, सैलरी के नीचे क्या लिखूं? तो आप बोलोगे सर 1000, और कैश के नीचे क्या लिखूं? 1000। फिर मैंने पूछा कि अगर मैंने सैलरी पे की, जितना ज्यादा स्टाफ रखेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा ना, और कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर मैंने बोला कि अच्छा अब हम चार्ट पे जाते हैं। एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अभी हमने याद किया था, क्या किया? डेबिट। और एसेट्स एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो मैंने क्या किया? क्रेडिट। अब डेबिट किसको करा? सैलरी को। कैश, क्रेडिट किसको करा? कैश को। बिल्कुल इन्होंने सही आंसर दिया था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग इसके बारे में अब सिंपल एंट्री नहीं देखेंगे, आगे बढ़े। नहीं, कुछ एक एंट्री जरूर देखेंगे और कुछ ओरली हम लोग बात कर लेंगे। जैसे इनसे मैं कहता कि बेटा जी यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दिया हो, सिर्फ लिखा है सैलरी पेड, तो नथिंग स्पेसिफाइड। अगर आपको कोई वर्ड लगता है कि लिखना होगा तो अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। अगर कुछ नहीं दिया हो तो पेमेंट हमेशा किस में मानोगे? कैश में मानोगे, कैश में मानोगे।
सर बैंक लिख दूंगा तो गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, मोर और लेस सही होगा, बट रूल क्या है कि नथिंग इज स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक एंट्री मैं लिखने चाह रहा हूं, आप मेरे साथ लिखना, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा मुझे बताओ, समझाओ कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है? अच्छा मैं एक एक करके बात सुनता हूँ। इन्होंने कहा कि देखो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट से मुकरेंगे नहीं। जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। आप लोग बताओ, यही स्टेटमेंट आप एग्री हो ना, कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होता है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया इनके अकॉर्डिंगली, इन्होंने कहा कि सर कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कि जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमने बैंक से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, क्या एक कॉन्ट्रा एंट्री होगा? इन्होंने बोला था क्या, आप लोगों ने भी हाँ हाँ बोला था, इनके फेवर में बोला था कि जहां कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैंने कहा कि मैंने बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, मतलब बैंक से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, क्या कॉन्ट्रा एंट्री होगा? नहीं, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो कॉन्ट्रा एंट्री में देखेंगे, अगर हम कैश जमा करें बैंक से पैसे ऑफिस यूज के लिए निकालें, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इफ वी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, जहां लगे वहां लिख लेना। तो कॉन्ट्रा एंट्री अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, और ऑफिस यूज के लिए निकाला, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। एक एग्जांपल लिखना, आप नोट नहीं करना। सर मना क्यों कर रहे हो? सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा ना कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको, कैसे अप्लाई होता है। सर क्या जरूरत है अप्लाई करना? जनरल एंट्री हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, लेकिन मान लो किसी जनरल एंट्री में अगर फंस गए ना, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना बिल्कुल आप सॉल्व कर पाओगे। हम ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देंगे जहां पे आप जनरल एंट्री के एक्सपर्ट होते हुए भी जनरल एंट्री गलत करोगे, और इस पे अगर हम फिट करके बैठाएंगे जीएसटी के एग्जाम्पल में, तो देखना बैठ जाएगा, इस पे हमसे गलती नहीं होगा। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लिखना मत। जैसे मैंने बोला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000, क्या एंट्री होगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू कैश। तो आप देखोगे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, दोनों एसेट्स है, और दोनों एसेट्स है, बैंक इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ। एसेट्स अभी हमने पढ़ा था कि एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड डेबिट एंड अनदर इज कॉल्ड क्रेडिट, एंड टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा आपने एक नाम सुना है, कंपाउंड एंट्री? हाँ बिल्कुल सही वर्ड मैं सुन रहा हूं, बताओ। कंपाउंड एंट्री नाम सुना है? इन्होंने एक वर्ड यूज किया कि सर मर्ज करके, मतलब इनका कहना था कि सर दो एंट्री को मर्ज कर दो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, यही इन्होंने कहा। तो एक काम करो, तो सर दो एंट्री को मर्ज कर दो, इन्होंने कंपाउंड एंट्री नाम दिया, तो मैं उसको एक और नाम दे सकता हूं। देखो मैं उसे एक और क्या नाम दे सकता हूं, कंबाइंड एंट्री। तो कहीं कहीं देखेंगे तो कंपाउंड की जगह कंबाइंड भी नाम लिखा होता है, यानी कि दो एंट्री को मर्ज कर दो, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड कर दो, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री की बात करें तो इन्होंने सही बोला कि दो एंट्री को मर्ज कर दो, सिंपल वर्ड में दो या दो से ज्यादा डेबिट, दो या दो से ज्यादा, और दो या दो से ज्यादा क्रेडिट, दैट एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। एक जनरल एंट्री करना, तुम लोग हेडिंग डाल देना कंपाउंड एंट्री, और एक एग्जाम्पल जरा तुम लोग सॉल्व करो तो देख रहे हैं कितना सही कर पा रहे हो। पेड सैलरी इन कैश, सॉरी पेड सैलरी ₹5000, रेंट। मैं इंडिविजुअली किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी के बेसिस पे। रेंट 2000, टेलीफोन एक्सपेंस 1000, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2000। इसको नोट करो, मेरा एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन होगा।
चलिए माफी से शुरुआत करते हैं। आप बताओ डियर, तुम बताओ। देखो इनका आंसर सुनना, इस ट्रांजेक्शन में इनका आंसर सुना, सही बता रहे हैं कि नहीं? इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? अब कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5। अब कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? मुझे तो 4 दिख रहा है। नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। तो आप सैलरी को डेबिट करोगे, रेंट को डेबिट करोगे। चलो एक एंट्री हम लिख ही लेते हैं, नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। तो 4 तो मुझे दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा? कैश। तो एक एंट्री हम लोग लिखने जा रहे हैं, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, सबको ऐड कर दो। नरेशन लिखना जरूरी होता है। जनरल एंट्री में कभी भी कोई क्वेश्चन आए, या रेक्टिफिकेशन में कोई क्वेश्चन आए, या बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई क्वेश्चन आए, या कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे वहां पे कोई क्वेश्चन आए, तो नरेशन जरूर लिखना। नरेशन क्या होता है? बहुत आसान होता है। बिंग से स्टार्ट करो, रिलीवेंट एक आध स्टेटमेंट लिख दो, बट लिखना जरूरी होता है। अच्छा, मैं इसका नरेशन क्या लिखूं बताओ? सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। एक से ज्यादा एक्सपेंस हो ना तो उसको नाम देते हैं बिंग सन्ड्रीज एक्सपेंसेस पेड। एक कॉन्सेप्ट और रह गया इसमें, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं क्लास में। जनरल एंट्री जो बुक का होगा होमवर्क देंगे, ठीक ना? अच्छा सुनो, 2-4 बातें ओरली ऐसे हम लोग डिस्कस कर लें। अच्छा देखना, परचेज हम एक्सपेंस होता है, हम उसे, हाँ बताओ, हाँ पूछो, बैठो 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 पूछो। नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, उसमें वहाँ पे बात करेंगे तो बेहतर है। आपने पूछ दिया तो मैं बता दूं, जहाँ डबल एंट्री फॉलो नहीं होता है वहाँ सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नाम देते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम, टोटल ऑफ डेबिट बराबर देखो ना, टोटल ऑफ डेबिट बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट। आगे बढ़े, चलिए ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परचेज को डेबिट करते हैं। अच्छा मैं बोलूँ कि परचेज को डेबिट करते हो, परचेज रिटर्न इज रिवर्स ऑफ परचेज, तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा सेल्स रिटर्न इज रिवर्स ऑफ सेल्स, तो क्या करोगे? डेबिट। इतनी बातें समझ में आ रही है ना? चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल जनरल एंट्री में, जरा इसको लिखना, हेडिंग डालना, स्पेशल जनरल एंट्री, स्पेशल जनरल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स। मैंने कोशिश किया कि सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लास में ले लूं, क्वेश्चन को नहीं, कॉन्सेप्ट को। एक हेडिंग डाल देना, सारे बच्चे लिखना, स्पेशल जनरल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स। यानी कि हम लोग कुछ स्पेशल, इसका यूज जीएसटी में भी होगा जो भी पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल जनरल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स। गुड्स समझते हैं ना, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, तो कुछ स्पेशल जनरल एंट्री हम देखने जा रहे हैं रिगार्डिंग गुड्स। क्या रिगार्डिंग एसेट्स? नहीं सर, रिगार्डिंग गुड्स। क्या रिगार्डिंग कैश? नहीं सर, रिगार्डिंग गुड्स। क्या रिगार्डिंग फर्नीचर? नहीं सर, रिगार्डिंग गुड्स। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम गुड्स वर्ड पे फोकस करना चाह रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, इसका यूज जीएसटी में भी करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में। जैसे देखो मेरा ही रिमोट का दुकान है, तो इट इज कॉल्ड गुड्स फॉर मी। मेरा यहाँ पे गुड्स रखा हुआ है, किस पर्पज से रखा है सर? सीधी सी बात है, सेल के पर्पज से रखा है, सेल के पर्पज से रखा है।
अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इस बात को हम लोग नोट करेंगे। सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स बाहर जाता है तो उस रीजन को डेबिट करना, यानी क्या बोला, सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस होता है तो उस रीजन को डेबिट करना और परचेज को हमेशा क्रेडिट करना। इस बात को लिखे ना सर, जरा एक एग्जांपल बताओ ना। तो देखो सेल के अलावा सर लॉस बाय थेफ्ट तो बाहर जा रहा है ना, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। आप इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब फ्री सैंपल दे रहे हो तो बाहर जा रहे हैं ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं कि सेल के अलावा, देखो मैं क्या लिखूंगा, सेल के अलावा किसी भी रीजन से गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो उस रीजन को डेबिट करो और परचेज को क्रेडिट करो। इस बात को लिखो ना, तो इसको लिखना, द पर्पस for which goods goes out from business other than sale will be debited for that purpose and purchase account will always be credited। मैंने उसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया कि सेल के अलावा किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जा रहा है तो उस रीजन या पर्पस को डेबिट करो और परचेज को क्रेडिट करो। हाँ बताओ। हाँ जब आपने कहा कि सेल के अलावा किसी और पर्पस से अगर बाहर जा रहा है, जैसे यूजर स्टोर हो गया, तो सर उसमें तो स्टॉक भी बात नहीं करो बेटा, बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। कुछ पूछना हो तो हमसे पूछिए, कोई क्वेश्चन है? हाँ तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? थिंग्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हम देखेंगे कि अगर सेल के अलावा किसी भी रीजन से स्टॉक बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे, किस तो रीजन को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट। तो हमने क्या कहा कि सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस तो रीजन या पर्पस कह लो, उसको डेबिट करना और परचेज को क्रेडिट करना। एक वर्ड यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, लिख लो, फिर इसका मतलब हम बाद में देखेंगे। ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस नॉट एट सेल प्राइस। इसका मतलब हम बाद में देखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो नीचे, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस नॉट एट सेल प्राइस। इसका मतलब हम बाद में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गुड्स, सब में गुड्स वर्ड जरूर से अटैच होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मेरा एक छोटा लिख लिया ना, अच्छा फ्री सैंपल। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स को मेडिसिन फ्री में बांटते, उस पर ध्यान से देखना, फ्री सैंपल लिखा होता है। जैसे हम लोगों को ना पब्लिशर वाले फ्री में बुक देते हैं तो उनके लिए फ्री सैंपल हुआ। तो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, समझ में बात है, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल। 2000 अमाउंट लिख दिया, अमाउंट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, जस्ट एक अच्छा उधर दिख नहीं रहा, आगे से हम इधर लिख देंगे। अच्छा हमने सीखा था कि रीजन को डेबिट करना, यही ना? अच्छा मुझे जो रीजन, सिंपल सा रीजन समझ में आ रहा है ना, फ्री सैंपल रीजन समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे सर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं लिखना मत, तो मैं मुझे जो रीजन समझ में आया ना, मैंने उस रीजन को लिख दिया कि सर आपने पर्पस या रीजन को डेबिट करना है, तो मुझे रीजन समझ में आ गया, फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो एक तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, तो चाहे फ्री सैंपल को डेबिट करो चाहे एडवर्टीजमेंट को डेबिट करो। अब लिख लो, मैं दोनों वर्ड का मैंने यूज किया, स्लैश देके
एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन को इग्नोर करो। आगे बढ़े। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करता, जैसे मान लो यही मैंने फ्री सैंपल में बांट दिया, रखा था बेचने के लिए, यहां तक नोटिंग हो गया ना, रखा था बेचने के लिए, तो रखा था कुछ ना कुछ इसकी सेल प्राइस होगी, मान लो 3000 सेल प्राइस लिखा है, मतलब एमआरपी लिखा है 3000, और इसको कुछ ना कुछ में हमने खरीदा होगा, सपोज 2000 में खर्चा परचेज किया था, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? तो आप ना कॉस्ट को कंसीडर करना, सेल प्राइस को कंसीडर नहीं करना। तो इस लाइन का मतलब क्लियर है ना कि एंट्री विल बी पास्ड एट कॉस्ट नॉट एट सेल प्राइस इफ गुड्स आर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल। मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ₹1000। आपने कभी दान पुण्य दान वान दिया है, चैरिटी किया है? देख लो, सोच के बोलो, पूछ दूंगा कब कहाँ कैसे किया है। क्या चैरिटी में क्या दिया है? चावल। आपने क्या दिए थे? हाँ, ब्लैंकेट दिए थे। अच्छी बात है, चैरिटी वैरिटी करना चाहिए। अच्छा, गुरु को गुरु दक्षिणा दिए हो कि नहीं? दिया है। फी इज अदर थिंग, गुरु दक्षिणा इज अदर थिंग। तो मैं आपको समझाऊंगा कि देखो, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस गुरु दक्षिणा अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अच्छा, चैरिटी, तो मुझे जो समझ में आ रहा है ना डियर, मुझे जो समझ में आ रहा है, रीजन तो यही है ना, रीजन तो यही है ना, तो मैं इसी को डेबिट करूं। अच्छा, उसको हम डोनेशन भी नाम दे सकते हैं, तो चाहे चैरिटी वर्ड का यूज करो, इसलिए मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं, चाहे डोनेशन वर्ड का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे चैरिटी अकाउंट या ऑब्लिक डोनेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरा मानना ज्यादा अच्छा वर्ड डोनेशन होगा और यहाँ ज्यादा अच्छा वर्ड एडवर्टीजमेंट होगा। सर फ्री सैंपल लिख दिए तो बिल्कुल सही है, तभी तो मैंने दोनों लिखा है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। रीजन पर्पस को डेबिट करना है और परचेज को क्रेडिट करना, ऑलवेज एट कॉस्ट। हेलो, कुछ लोग मुझे, हाँ हाँ हाँ, 12:05, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल कर लो, प्राइवेट कर लो, हाउस होल्ड कर लो, सबका मतलब एक ही हुआ। पर्सनल गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस ₹1000। अच्छा, आपको इसमें रीजन क्या समझ में आ रहा है या पर्पस क्या समझ में आ रहा है? ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट ₹1000। अच्छा, मुझे तो रीजन यही समझ में आ रहा है, तो इसी को डेबिट करना है, यानी कि एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और एक लास्ट एंट्री हम देख लें, गुड्स लॉस बाय फायर, अमाउंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। मुझे तो रीजन यही समझ में आ रहा है, इसको डेबिट करो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आप नोटिंग नहीं कर रहे हो तुम? हाँ, कॉपी लेके आना, कॉपी लेके आओ ना। हाँ,
लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये नोटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ अच्छा अच्छी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे। तो ये हमारा ओवरऑल बेसिक पॉइंट था, जर्नल एंट्री विथ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ये हमारा बेसिक पॉइंट था। इसमें एक पॉइंट मैं आपको ओरली बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं बुक्स में नहीं दिखाते हैं, पता है ना? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते हैं। तो मान लो 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप 90,000 अमाउंट कंसिडर करोगे, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं बुक्स में नहीं दिखाओगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बेसिस पे आपको होमवर्क दूंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? या सही बोल रहे हो? बताओ बताओ, सही बोल रहे हो? प्लस लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, मेरे साथ साथ लिख लेना कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जो लायबिलिटी जो एसेट्स और कैपिटल और लायबिलिटी में रिलेशन बताता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए मुझे 4 पॉइंट सीखने हैं, 4 पॉइंट सीखने हैं। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि लेफ्ट साइड है बराबर राइट हैंड साइड। RHS मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, मैं छोटा सा एग्जांपल इधर ले रहा हूं, लिखना मत। अच्छा, मान लो मेरे पास 50 लाख का मुझे एक 50 लाख का छोटा सा फ्लैट लेना था, तो मैंने फ्लैट ले लिया, तो मेरी एसेट्स कितने की हो गई? 50 लाख की। मेरे पास खुद के 10 लाख रुपए पड़े थे, तो कैपिटल कितने का हो गया? 10 लाख का। तो मुझे बैंक से लोन कितना लेना पड़ेगा? तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई? 40 लाख। यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इससे मुझे 4 पॉइंट सीखने हैं, 4 पॉइंट सीखने हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा। सिंपल वे में, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपिटल या लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एसेट्स, increase in assets is represented by increase in capital स्लैश लायबिलिटी। या तो कैपिटल इंक्रीज होगा या लायबिलिटी इंक्रीज होगा या दोनों इंक्रीज होगा। एक कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल वे में लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाया तो राइट हैंड साइड भी बढ़ेगा, सिंपल वे में। दिस इज कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, बुक में अपने को क्वेश्चन में मिलेगा, हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल दो ना इसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कोई एक एग्जाम्पल दो। आपने क्या बोला? मशीनरी परचेजिंग। इन्होंने गलत एग्जाम्पल दिया, इन्होंने बोला कि मशीन परचेज इन कैश, तो दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंपैक्ट पड़ा ना। और कोई एग्जाम्पल? क्रेडिट। बिल्कुल, एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹50,000। इससे होगा कि बैंक भी इंक्रीज होगा और इधर लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, 4 पॉइंट पढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा, इसके रिवर्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड कम होगा तो राइट हैंड साइड भी कम होगा ना। यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल या लायबिलिटी भी कम होगा। अभी एक क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम अभी क्लास में लेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो इसको लिखना, डिक्रीज इन एसेट्स, decrease in assets is represented by
is represented by decrease in कैपिटल स्लैश लायबिलिटी। अच्छा, हमने बैंक से लोन लिया था, अगर उसको वापस कर दें, मतलब रीपे कर दें, तो बैंक भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगा। तो एग्जांपल लिख लो, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। चलो, दो तो सिंपल पॉइंट थे, लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाया, राइट हैंड साइड बढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड को कम किया, राइट हैंड साइड कम हो गया। ये दो सिंपल कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, अभी तक जो हमने दो एग्जाम्पल पढ़ा, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें हम दोनों साइड गए। सर कैसे? लेफ्ट हैंड साइड भी गए और राइट हैंड साइड भी गए। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड गए और राइट हैंड साइड गए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड खड़े हैं, जैसे आप एग्जाम्पल बता रहे थे। अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड खड़े हों तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एसेट्स इंक्रीज कराओ, दूसरा एसेट डिक्रीज करो। जैसे इन्होंने बोला फर्नीचर परचेज इन कैश, इससे क्या होगा? फर्नीचर एक एसेट्स इंक्रीज होगा और कैश दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। मैं समझने के लिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज करता हूँ कि हमारे माइंड में बैठे। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड रहने का मतलब एक एसेट्स को बढ़ा दो, दूसरा एसेट्स कम होगा। इंक्रीज इन वन एसेट्स is represented by decrease in another assets। सिंपल सा एग्जांपल ले लें, फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर परचेज इन कैश। अच्छा बताओ, इसके बेसिस पे क्या लग रहा है कि लास्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ हम राइट साइड खड़े होंगे। राइट साइड खड़े होने का मतलब जानते हो, एक कैपिटल या लायबिलिटी को इंक्रीज कराओ, दूसरा कैपिटल या लायबिलिटी डिक्रीज होगा। इस बात को लिखे ना। तो लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्रीज इन, इसमें हम सिर्फ राइट हैंड साइड खड़े हैं, इंक्रीज इन कैपिटल स्लैश लायबिलिटी is represented by decrease in another capital slash liability। इसका एग्जाम्पल बताओ, तुम बताओ क्या होगा? हाँ, और कुछ एग्जाम्पल चाहिए? और बताओ, और बच्चे एग्जाम्पल बताएं। देखो इन्होंने सही बोला। जैसे देखो हमारा क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपसे बता दूं। क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए हमने बैंक से लोन लिया, तो एक लायबिलिटी क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गई और दूसरी लायबिलिटी बैंक इंक्रीज हो गई। तो एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं। अब आते हैं अपने बुक के क्वेश्चन पे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय टेकिंग लोन। स्टडी मटेरियल आप लोग लाए हैं ना? स्टडी मटेरियल एक मुझे दे देना, मैं डिस्प्ले करा दूंगा। इतनी बातें समझ में आ गई? किताब तो नई है, इसको कहाँ छुपा के रखा था? पेज एकदम साफ सुथरे हैं, लगता है घर में बड़ा सा तिजोरी है। नहीं, मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। सबसे सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा क्वेश्चन हम अभी कवर करेंगे।
जी, अरे बिल्कुल जाओ। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट आना। अच्छा, तुम लोग ब्रेक लेते हो क्या? मुझे नहीं पता। कंफर्म ना? तो अभी बज रहा है अपने। अच्छा, एक छोट ब्रेक ले लें फिर। तो सुनो, अभी टाइम हो रहा है, कितने देर का ब्रेक होता है? 15 मिनट का ब्रेक लोगे? नहीं, चलो 10 मिनट चलेगा। 10 मिनट्स। हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग।